Good morning, students. We are going to start a new unit that's a part of physical chemistry, and it is very important unit, not for only class 11th, but also CBSE NEET exam or IIT exams, and more and more questions are asked from this unit frequently. So we will start. Uh, its name is thermodynamics and thermochemistry. In few books or notes, you will see its name as chemical thermodynamics, because thermodynamics is slightly treated with different ways in physics and chemistry. There are few specific ways where thermodynamics is changes in physics, and in chemistry it is dealt in some another way. So let's start. We first talk about the term thermodynamics. So thermo means temperature or energy, and dynamics means movement or flow. It means thermodynamics is the branch of physical chemistry in which we deal with the flow of energy and also conversion of one type of energy into the another type of energy. So it's all about the energy and its conversions. अगर हम इसके स्कोप की बात करें थर्मोडायनेमिक्स की, तो एक्चुअल में इसमें वैसे 3 लॉज हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉज, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट लॉज हैं दोज आर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज FLOT, फ्लोट, फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics, and the second one is SLOT, second law of thermodynamics. एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करें कि वाई वी रिक्वायर्ड टू स्टडी थर्मोडायनेमिक्स, सो फर्स्ट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. हम जानते हैं कि कोई भी रिएक्शन होती है वो या तो एंडोथर्मिक होती है ना, या एक्सोथर्मिक होती है. एंडो मीन्स जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड है सिस्टम में रिएक्शंस को कराने के लिए, और एक्सो मीन्स जिसमें एनर्जी रिएक्शन होने की वजह से बाहर आउट होती है. तो हर रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कहीं ना कहीं एनर्जी से एसोसिएटेड है. तो यहाँ पर हम एक तो एनर्जी के बारे में बात करेंगे, उनकी कन्वर्जेंस के बारे में बात करेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है इसका, दैट इज़ वी कैन प्रेडिक्ट फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, है ना. अगर कोई हम बात कर रहे हैं कि A + B और ये कंबाइन होकर के क्या बना रहे हैं, C बना रहे हैं, है ना, ये हमने एक रिएक्शन बनाई. तो थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी से हम पता कर सकते हैं कि क्या ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे या नहीं करेंगे, है ना. कई ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो होती भी हैं रूम टेम्परेचर पर, और कुछ रिएक्शन ऐसी हैं जो रूम टेम्परेचर पर नहीं होती हैं, है ना. जैसे अगर हम बात करें कि Fe प्लस ऑक्सीजन, ये मिलकर के क्या बनाते हैं, रस्ट बनाते हैं, है ना. अगर हम इस रिएक्शन को अपोजिट डायरेक्शन में कर दें कि रस्ट से क्या हम आयरन ऑब्टेन कर सकते हैं, रस्ट भी तो एक आयरन का कंपाउंड है ना. तो उसके बारे में हम प्रेडिक्शन थर्मोडायनेमिक्स से कर सकते हैं. सेकंड थिंग जो हमने बात की थी, कोई भी रिएक्शन है वो एनर्जी से एसोसिएटेड है, या तो एनर्जी उसमें ली जाएगी या दी जाएगी, है ना, उसके बारे में बात करेंगे. एंड द थर्ड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर इक्विलिब्रियम इज़ गोइंग टू गेट अटेंड, देन व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कैन बी कैलकुलेटेड विद थर्मोडायनेमिक्स. अगर मान के चलिए कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है
है ना, इस तरीके से, और उनसे क्या बन रहा है, ये प्रोडक्ट बन रहा है। जैसे इक्विलिब्रियम उनमें आता है तो हम ये पता कर सकते हैं कि जो इक्विलिब्रियम पर जो ये वाले टर्म्स हैं ये क्या हमारे रिएक्टेंट, और ये वाले टर्म्स हैं वो क्या है, प्रोडक्ट। देखिए हमेशा राइट साइड में प्रोडक्ट बनते हैं, लेफ़्ट साइड में जो इनपुट में जाते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं, है ना। कोई रिवर्सिबल प्रोसेस है जिसमें ए और बी मिल करके सी डी बना रहे हैं और सी डी मिल करके ए और बी बना रहे हैं, तो उसमें हम जैसे इक्विलिब्रियम बनता है तो इक्विलिब्रियम पर हम क्या कर सकते हैं, उनकी कंसंट्रेशन को भी पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है दैट इज़ फीजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन एंड द एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अगर लिमिटेशंस की बात करें तो जो थर्मोडायनेमिक्स है इट डील्स विद द बल्क ऑफ मैटर, ये मैटर को बल्क में डील करती है। अगर हम बात करें, देखिए अब तक हम जो चैप्टर्स पढ़ रहे थे, है ना, कहाँ तक हमने स्टडी किया, 5th चैप्टर तक। फर्स्ट में हमने एटम स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया, उसके बाद मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के बारे में बात किया, फिर गैसियस स्टेट को हमने स्टडी किया। अब ये जो हमारा चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में बात नहीं करेगा, बल्कि ये क्या, मोल्स ऑफ एटम्स, मोल्स ऑफ एटम्स या मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक कंसीडरेबल अमाउंट होना चाहिए जिसको हम फिजिकली देख सकते हैं, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, उसमें ये काम करता है। 1 या 2 एटम या मॉलिक्यूल्स के बारे में बात नहीं करेगा जो हमें दिखाई भी नहीं देता है ना। हम किसके बारे में बात करेंगे, बल्क। एंड द सेकेंड थिंग, यूजिंग थर्मोडायनेमिक्स वी कैन नॉट कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। हाँ, ये भी एक पॉइंट है यहाँ पर। अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जो फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट होती है वो बैकवर्ड डायरेक्शन के इक्वल होती है, तो हमें पता ही नहीं है वो रिएक्शन कितने टाइम में पूरा होगा, है ना, कंप्लीट होगा, क्योंकि वहाँ जितना हम आगे जाते हैं उतना ही पीछे पहुँच जाते हैं, तो उसकी रेट को इसमें पता नहीं कर सकते। ये 2 इसकी कमियां हैं, और कमियां भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं ये इसके स्कोप में नहीं आती हैं, है ना। इन बातों को हम कहीं और डिस्कस कर सकते हैं, किसी और यूनिट में या किसी और फील्ड ऑफ केमिस्ट्री में। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स का जो मेन फील्ड है दैट इज़ द फीजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, कि कोई भी रिएक्शन होगी या नहीं होगी वो हम पता कर सकते हैं। और सेकंड, हम ये जान सकते हैं कि उसमें एनर्जी का क्या रोल है, कितनी एनर्जी यूज होगी, कितनी एनर्जी, है ना। अब देखिए आगे स्टडी करने से पहले कुछ ABCD हैं थर्मोडायनेमिक्स की, है ना, उनको हम जान लेते हैं, जो बेसिक टर्म्स बार बार इसमें यूज होंगे, है ना। तो देखिए फर्स्ट पार्ट इज सिस्टम। सिस्टम का मीनिंग होता है कि कोई भी वो कंटेनर जिसमें हम रिएक्शन को करा रहे हैं, है ना, क्योंकि हम कहीं ना कहीं तो रिएक्शन होगी, है ना, जिस प्लेटफॉर्म पर वो हो रही है, जिसके अंदर हो रही है, या जहाँ भी हम करा रहे हैं उस रिएक्शन को, उसको हम सिस्टम बोलते हैं। और सिस्टम हमारा कैसा भी हो सकता है ना, ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज़ अंडर स्टडी ऑफ एनर्जी चेंज, जहाँ भी हम एनर्जी चेंज या केमिकल रिएक्शन को स्टडी करने जा रहे हैं वो हमारा क्या होगा, सिस्टम होगा। अब देखिए यहाँ पर एक ये सिस्टम दिखाया गया है। सिस्टम को अपन डिफ़ाइन कैसे करते हैं, सिस्टम को डिफ़ाइन करने के लिए कुछ पैरामीटर्स की भी ज़रूरत होती है जिससे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, है ना। जैसे हम किसी भी स्टूडेंट की बात करें तो हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं किससे, उसके पास कुछ ना कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक फ़ीचर होंगे, जैसे ही इज़ वेरी गुड इन स्टडी, और ही इज़ वेरी गुड इन स्पोर्ट्स, और ही इज़ वेरी फेयर, हिज हेयर कलर्स आर वाइट, और ही यूज़ गोगल्स। सो दीज आर द पैरामीटर्स थ्रू विच वी डिस्क्राइब अ स्टूडेंट और बॉय, है ना। एंड एवरी पर्सन हैज़ इट्स ओन पर्सनैलिटी, तो उसके कुछ ना कुछ करेक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं।
तो ऐसे ही सिस्टम के भी कुछ करेक्टरिस्टिक पैरामीटर्स होते हैं। तो वो करेक्टरिस्टिक पैरामीटर्स क्या हैं? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, जो हमने इससे फर्स्ट यूनिट में स्टेट ऑफ मैटर में इसके बारे में पढ़ा था, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, है ना। तो उससे हम क्या करते हैं, किसी भी सिस्टम को जहाँ रिएक्शन हो रही है, जहाँ एनर्जी चेंज हो रही है, उसको डिफाइन कर सकते हैं, है ना, कि एक पार्टिकुलर टाइम पर उसका प्रेशर इतना है, वॉल्यूम इतना है, टेम्परेचर इतना है। ठीक है। अब एक एग्जांपल दिया है कि एयर इन रूम, जिस रूम में आप बैठे हैं, है ना, उस रूम में जो एयर है वो एक सिस्टम बन गया। पूरा जो रूम है ना, रूम एक सिस्टम है जिसके अंदर एयर फ्लो हो रही है एक पार्टिकुलर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के साथ, है ना। अगर हम एक हीटर लगा दें वहाँ पर तो उसका क्या होगा, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। तो सिस्टम, है ना, उसकी कंडीशन चेंज हो जाएगी, उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। ऐसे ही कोई बोतल है, वो भी एक सिस्टम है जिसके अंदर हमने वाटर या मिल्क लिया हुआ है। आवर लिविंग बॉडी, है ना, प्लांट्स, एनिमल्स, ये भी सिस्टम हो सकते हैं, क्योंकि एक जो ह्यूमन बीइंग है, कोई भी ह्यूमन बीइंग हमने ले लिया तो उसके हर पार्ट पर एक छोटा सा पार्ट ले लेंगे तो यहाँ पर मिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं। क्या होती हैं? मिलियंस ऑफ सेल्स। और हर सेल के अंदर पर सेकंड मिलियंस ऑफ रिएक्शंस होती हैं, है ना, जिसमें आपने पढ़ा होगा एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, है ना। तो इसमें एनर्जी रिलीज़ भी होती है, कंज्यूम भी होती है। तो जहाँ एनर्जी फूड को डाइजेस्ट करने से हम क्रिएट करते हैं, तो वो जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उस एनर्जी से हम क्या करते हैं, फिजिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क कर पाते हैं, है ना। तो हमारी बॉडी भी एक क्या है, सिस्टम है। अब देखिए, जो सिस्टम को छोड़ करके जो उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, दैट इज़ कॉल्ड सराउंडिंग। ठीक है। जैसे अगर हम अपने आप को एक सिस्टम मानते हैं तो हमारे आसपास की जो एयर है ना, जो भी स्पेस है, वो सब क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। और हम अगर सिस्टम है और हमारे आसपास क्या सराउंडिंग है, दोनों को अगर हम मिला दें तो उनसे मिलकर के हमारा क्या बनता है, यूनिवर्स बनता है। ठीक है। देखिए, ये एक डायग्राम दिया हुआ है जिससे बहुत अच्छी तरीके से हम इन तीनों के रिलेशन को समझ सकते हैं। ये पूरा हमारा यूनिवर्स है और उसके अंदर ये सिस्टम है ना, और ये सिस्टम के जो बाहर का एरिया है, ये वाला, ये हमारा क्या हो गया, ये यूनिवर्स हो गया, सॉरी सराउंडिंग हो गया। पूरा हमारा यूनिवर्स है और उसके अंदर हमारा सिस्टम है, और सिस्टम को अगर यूनिवर्स से निकाल दें तो सराउंडिंग बच गया, सराउंडिंग को निकाल देंगे तो सिस्टम बच जाएगा, और सिस्टम सराउंडिंग दोनों को मिला करके क्या बनता है, यूनिवर्स बनता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इज़ बाउंड्री। अब देखिए, बाउंड्री क्या होता है, ये एक इमेजनरी हो सकती है या रियल हो सकती है, जो कि सिस्टम को और सराउंडिंग से अलग करे, है ना। एक ऐसा इंटरफेस है, ऐसी मतलब लाइन है, पार्टिसिपेटरी या सेपरेटिंग लाइन जिसे हम कह सकते हैं, है ना, जो कि दोनों को सेपरेट आउट करता है ना। ये हम मान भी सकते हैं या एक्चुअल में भी हो सकता है। जैसे अगर हम रूम की बात करें तो रूम की जो वॉल है वो बाउंड्री हो गई, और इसका नेचर कैसा भी हो सकता है, ये फ्लेक्सिबल भी हो सकती है। जैसे बैलून है, तो बैलून में एयर का प्रेशर कम ज़्यादा होता है, तो वो जो वॉल है ना, वो भी हमारी क्या है, उसी तरीके से चेंज होती है। तो वो फ्लेक्सिबल बाउंड्री है बैलून की जो लेयर है। और रूम को अगर लेंगे तो दैट इज़ फिक्स्ड बाउंड्री, क्योंकि वॉल तो कभी शिफ्ट होगी नहीं, वो तो जहाँ पर है वहीं पर फिक्स हो जाएगी। और दूसरी बाउंड्री हमारी एडियाबैटिक भी हो सकती है और डायथर्मिक। एडियाबैटिक वो होती है जिससे ना हीट उसके अंदर आ सके ना उसके बाहर जा सके। जैसे जो टी बोटल्स होती हैं, कॉफ़ी वगैरह जिसमें रखते हैं, है ना, तो वो जनरली एडियाबैटिक नेचर की होती हैं, उससे हीट ना अंदर आ सकती है ना बाहर जा सकती है।
अब हम सिस्टम की बात कर रहे थे, तो देखिए सिस्टम को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये हमने एक बोतल ली, ये दूसरी बोतल ली हमने, और ये हमने थर्ड बोतल ली। ठीक है, हमने यहाँ पर 3 सिस्टम ले लिए। अब इसमें हम क्या कराते हैं, एक रिएक्शन कराते हैं। जैसे हमने Zn प्लस HCl, है ना, इस रिएक्शन को हमने कराया, तो यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी और हीट भी यहाँ से प्रोड्यूस हो सकती है। तो जो हाइड्रोजन गैस है ना, वो तो इसके अंदर ही रहेगी, और जो Zn क्लोराइड प्रोड्यूस होगा वो भी इसके अंदर ही रहेगा, यानी प्रोडक्ट जो भी बनेगा वो इसके अंदर रहेगा। लेकिन अगर हीट यहाँ पर प्रोड्यूस होती है तो वो क्या होगा, सिस्टम से बाहर आ सकती है ना, हीट क्या होगी, सिस्टम से बाहर आ जाएगी। सेकंड वाले केस में अगर हम सेम रिएक्शन कराते हैं तो उस रिएक्शन में क्या होगा कि वहाँ से हीट भी बाहर निकल जाएगी, और दूसरी चीज़ जो प्रोडक्ट है, अगर गैसियस कोई प्रोडक्ट है तो वो भी इससे बाहर आ सकता है। जैसे अगर हाइड्रोजन गैस निकलती है तो वो यहाँ से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकल जाएगी और हीट भी बाहर निकल जाएगी। एक केस ऐसा होगा कि जिसमें हम रिएक्शन कराएं तो न तो हीट बाहर निकलेगी और ना ही उसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है, चाहे वो गैसियस है या कैसा भी है, वो भी बाहर नहीं निकलेगा। तो 3 केसेस हमारे पास यहाँ पर हो गए। तो फर्स्ट वाला जो केस है उसको हम बोलते हैं क्लोज सिस्टम, है ना। क्लोज सिस्टम वो होगा जिसमें केवल एनर्जी बाहर जा सकती है ना, लेकिन उसमें कोई मैटर है उसका कोई चेंज नहीं होगा। सेकंड जो हमारा केस है उसमें क्या होगा, उस वाले केस में जो मैटर है वो भी बाहर जा सकता है, एक्सचेंज हो सकता है, और साथ में जो एनर्जी है वो भी यहाँ पर एक्सचेंज हो सकता है। लेकिन थर्ड वाला जो केस है ना, उसमें न तो हीट का एक्सचेंज होगा और ना ही मैटर का एक्सचेंज होगा। ठीक है, अब देखिए, वाटर इन थर्मस फ्लास्क तो नॉट अ परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम बट कैन बी टेकन एज अ स्मॉल इंटरवल एज टाइम। आइसोलेटेड का जो एग्जांपल है जिसमें ना हीट और ना एनर्जी, जो मैंने बताया था कि टी बोतल होती है, कॉफ़ी बोतल होती है ना, उसमें ना मैटर को एक्सचेंज कर सकते हैं और ना ही हीट उसमें से, है ना, इजीली। हालांकि 100% आइसोलेटेड कोई भी सिस्टम पॉसिबल नहीं है, ये माइंड में रखो, लेकिन नियरली आइसोलेटेड, है ना, हम यहाँ पर मान सकते हैं। क्लोज सिस्टम की बात करें तो क्लोज सिस्टम को कोई भी बोतल है जिसके अंदर से गैस बाहर ना निकले, हमारा LPG सिलेंडर हो गया। ओपन सिस्टम हमारी बॉडी है, क्योंकि हम एयर लेते हैं, उसके साथ हीट का एक्सचेंज होता रहता है, सेल से भी हीट एक्सचेंज होती रहती है। ठीक है, ये देखिए इनका सबका एक एक एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है ना। एक तो सिस्टम हो गया, दूसरा मैटर और एनर्जी, दोनों अगर एक्सचेंज हो रहे हैं यहाँ से तो ओपन सिस्टम है। यहाँ मैटर देखिए एक्सचेंज नहीं हो सकता, अगर कोई गैस बनी है तो बाहर नहीं निकलेगी क्योंकि पूरा पैक्ड है, लेकिन हीट आसानी से पास हो सकती है, तो वो हमारा क्लोज सिस्टम हो गया। एंड थर्ड वन दैट इज़ आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड की बात करें तो उसमें ना ही हीट पास होगी ना मैटर का एक्सचेंज होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वन इज़ स्टेट ऑफ अ मैटर। मैंने आपको बताया था कि स्टेट का मीनिंग है कि स्टेट को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे। ये वो स्टेट नहीं है जो हम बताते हैं मैटर की स्टेट होती है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। यहाँ पर स्टेट का मीनिंग है कि एक पार्टिकुलर टाइम पर, है ना, जो हमारा सिस्टम है उसके पैरामीटर्स क्या हैं, है ना, पैरामीटर्स के रिस्पेक्ट में हम एक सिस्टम को डिफ़ाइन करते हैं। जैसे कोई पर्सन है ना, हमने बोला कि आज उसका स्टेटस क्या है ना, उसके पास देखिए मनी है, बैंक बैलेंस है ना, अच्छी उसकी लाइफ स्टाइल है।
और हम 5 ईयर्स के बाद देखते हैं कि वो बंदा एक छोटी सी कोई है ना शॉप चला रहा है, तो अब उसकी क्या हुई, स्टेट चेंज हो गई। क्यों स्टेट चेंज हो गई? क्योंकि उसके जो फिजिकल पैरामीटर्स हैं जिससे हम उसकी पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन करते थे वो चेंज हो गए, है ना। कोई उसे बिजनेस में हो सकता है लॉस हो गया हो जिसकी वजह से वो दूसरी स्टेट में आ गया। ऐसे ही सिस्टम में है ना कुछ स्पेसिफिक मेजरेबल पैरामीटर्स होते हैं। कौन कौन से? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल्स, हीट कैपेसिटी, इलास्टिसिटी, है ना। दीज आर द डिफरेंट पैरामीटर्स। आउट ऑफ देम दीज 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट, 1 2 3, है ना। और हीट कैपेसिटी भी एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। तो आपको समझ में आया स्टेट ऑफ सिस्टम का मीनिंग क्या है? एक पार्टिकुलर टाइम पर उसके जो पैरामीटर्स हैं वो क्या हैं, वो उसकी स्टेट को डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। जैसे ये एक सिस्टम है तो इसका हम कहें कि इसका प्रेशर कितना है, 10 एटमॉस्फेयर। इसके अंदर वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर। इसका टेम्परेचर क्या है, 273 केल्विन, है ना। तो ये इसका एक क्या हो गया, पैरामीटर हो गया, ये इसकी एक स्टेट हो गई, है ना। ये हमारा सिस्टम है, उसकी स्टेट हो गई। अगर हम क्या करें, इसको 2 को 3 कर दें, 2 लीटर को 3 लीटर कर दें, तो ये उसकी दूसरी स्टेट हो गई, है ना। किसी भी एक पैरामीटर को हम चेंज करेंगे तो सिस्टम की स्टेट चेंज हो जाएगी। 10 को 15 कर दें तो स्टेट चेंज हो जाएगी। 273 को 373 कर दें तो स्टेट चेंज हो जाएगी। आप देखिए स्टेट को डिफ़ाइन करने वाले, स्टेट मतलब कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो केवल स्टेट पर डिपेंड करती हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम विच इज़ डिपेंडेंट ओनली ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम, दोज आर कॉल्ड स्टेट फंक्शन या पॉइंट फंक्शन भी कहते हैं, है ना। इसका एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, उससे आपको समझ में आएगा कि एक पर्सन है, उसका नाम है ए, और वो क्या करता है, अपनी बाइक पर, है ना, बैठ करके और क्या करता है, एक पार्टिकुलर डेस्टिनेशन है ना, दैट इज़ टी, यहाँ तक जाना चाहता है और यहाँ की डिस्टेंस है 50 किलोमीटर, है ना। जब ये अपनी जो जर्नी है स्टार्ट करता है तो इसकी कुछ कंडीशंस होंगी, है ना। जब ये ए पॉइंट पर है और वहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, टी पॉइंट्स पर पहुँच जाता है जर्नी करने के बाद, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं इस पर्सन के जो यहाँ से यहाँ तक जाने पर, है ना, जितनी इसने डिस्टेंस ट्रैवल की है, जो पाथ इसने ट्रैवल किया है उस पर डिपेंड करते हैं। और ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जो यहाँ से यहाँ तक जाने पर उसके पैरामीटर्स पर, है ना, उसके पाथ पर डिपेंड नहीं करते हैं, है ना। तो देखिए मान के चलिए ये जो बंदा है ये अपने साथ एक बैग ले करके जाता है ना, और बैग में इसके कुछ डॉक्यूमेंट हैं, उनके साथ ये बाइक पे होकर के जाता है। तो देखिए बैग जैसा, जो डॉक्यूमेंट बैग के अंदर जैसे यहाँ पर हैं उसी तरीके से वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर भी होंगे, है ना। तो डॉक्यूमेंट कितना ये ट्रैवल किया उससे उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बाइक के जैसे अगर हम बात करें जो कंपोनेंट हैं, है ना, उसके अंदर व्हीकल्स हैं और एक उसके ऊपर, है ना, गद्दी भी है और हैंडल है ना, और पेट्रोल की एक टैंक है। तो ये सारे कंपोनेंट जैसे यहाँ पर हैं वैसे ही वहाँ पर रहेंगे, तो वो भी इस बात पर डिपेंड नहीं करेंगे। वो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट केवल उन पर डिपेंड करेंगे, जैसा यहाँ है वैसा ही वो वहाँ पर रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें इसके अंदर जो हमने पेट्रोल यूज़ की हुई है, क्या यूज़ की हुई है, पेट्रोल। तो पेट्रोल यहाँ से जब हम यहाँ जाएंगे तो क्या वो सेम रहेगी? पेट्रोल हमारी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करती है इस ट्रैवल पर, है ना। जितना हम ज़्यादा ट्रैवल करेंगे उतनी ही पेट्रोल हमारी, उसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाएगी। हमारी एनर्जी, उस बंदे की एनर्जी, है ना, उसका जो फेस होगा वो भी काफ़ी टायर्ड हो जाएगा,
है ना, उसकी एनर्जी लूज़ हो जाएगी। तो जो एनर्जी है इसकी और जो पेट्रोल है ना, ये ऐसी चीज़ें जो पाथ पर डिपेंड कर रही हैं। तो इसी तरीके से कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो केवल इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट इस पर और इस पर डिपेंड करते हैं। इसके बीच की जो डिस्टेंस है उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कुछ पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जो इनिशियल स्टेट पर भी डिपेंड करते हैं और फाइनल स्टेट पर भी, है ना, उनको हम बोलते हैं पाथ फंक्शन। तो 2 टाइप के हमारे फंक्शन हो गए, एक स्टेट फंक्शन और दूसरा पाथ फंक्शन। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विल अ स्टेट फंक्शन, और जो डिस्टेंस होता है दैट इज़ पाथ फंक्शन। हमें पता है कि कोई हम इस तरीके से ऐसे और यहाँ तक हमने डिस्टेंस ट्रेवल की, तो जो यहाँ से यहाँ तक जो टोटल डिस्टेंस है वो हमारी क्या है, पाथ फंक्शन है। और जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, 2 पॉइंट्स के बीच की मिनिमम डिस्टेंस, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट। वो केवल इस पॉइंट पर और इस पर डिपेंड करेगा, इससे उसे कोई मतलब नहीं है कि चाहे आप कितना भी घूम के आइए। ठीक है, तो कुछ पैरामीटर्स हैं, इनको आप लर्न कर लीजिए। कौन कौन से हैं? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी एंड एंट्रोपी, है ना। इनमें अगर कोई रिलेशन आप बना सकते हैं तो वो बना करके इनको लर्न करिए। TPV EHGS, ठीक है। इसमें एक जो E है इसको हम U से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। और फिर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं TUSH, है ना, TUSH और VPG, है ना। ये आपके मतलब एक माइंड में लर्न करने के लिए एक ऑर्डर है जिसको आप इजीली कैच कर सकते हैं। तुषार कोई है तो तुषार VPG, VP VIP पर्सन है, और तो उसके आगे G हमने लगा दिया, तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं, तुषार VPG। अब देखिए, इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पर। वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब हमारे क्या है, स्टेट फंक्शन है। यहाँ टेम्परेचर 300 है, यहाँ 600 हो गया, है ना। तो टेम्परेचर यहाँ से हमने यहाँ तक चेंज किया, तो पहले हमने 400 किया, फिर 500 किया, या डायरेक्ट 300 से 600 कर दिया, तो उससे टेम्परेचर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही प्रेशर को हमने चेंज किया, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही हमने यहाँ पर जो 1 लीटर गैस है उसका टेम्परेचर 300 से 100 लाए, फिर 600 कर दिया, या 300 से हमने डायरेक्ट 600 कर दिया। ऐसे ही हमने 1 एटमॉस्फेयर से 2 एटमॉस्फेयर पर लेकर के आए, या पहले हमने जब टेम्परेचर चेंज किया तो कांस्टेंट रखा, बाद में 20 कर दिया। तो कैसे भी हम इनमें चेंज करें तो वो किस तरीके से कर रहे हैं उस पर इन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, जबकि पाथ फंक्शन ऐसा होता है जो उस पाथ पर डिपेंड करता है कि हम चेंज जो कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। तो वर्क, हीट और हीट कैपेसिटीज़, वर्क को रिप्रेजेंट करते हैं W से, हीट को Q से, और हीट कैपेसिटी को C से। ठीक है, WQC ये हमारे पाथ फंक्शन है। ये हमारे इस बात पर डिपेंड करते हैं कि हम जो चेंज कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं, है ना। जैसे हमने एक चेंज यहाँ से डायरेक्ट ऐसे चले गए, एक इस तरीके से चले गए, है ना। तो चेंज हमारे 2 स्टेप में हो सकते हैं कि ये हो सकता है और एक इस तरीके से होगा। तो ये पाथ पर भी डिपेंड करते हैं। अच्छा, अभी हमने जो प्रॉपर्टीज़ की बात की वो स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, 2 टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन करते हैं, हाँ, दैट इज़ एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हमारी वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो मास और साइज, है ना, सिस्टम का मास क्या है, उसके पार्टिकल्स कितने हैं उसमें, है ना, साइज क्या है, इस बात पर जो डिपेंड करे वो हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे वॉल्यूम, मास, हीट कैपेसिटी, टोटल इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी,
एंट्रोपी, ये सारे हमारे क्या हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं। और एक हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हमारी वो होती हैं जो मास पर डिपेंड नहीं करती हैं, है ना। और सबसे बड़ी बात, इनको हम ऐड नहीं कर सकते हैं, है ना। ये इंडिपेंडेंट होती हैं उसके मास और साइज से। इसका जो एग्जांपल है दैट इज़ टेम्परेचर, प्रेशर। देखिए टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम इसमें नहीं है। वॉल्यूम किस में चला गया, एक्सटेंसिव में चला गया, है ना। अब देखिए एक ये क्वेश्चन है, इससे बड़ा आपको क्लियर हो जाएगा कि हाउ वी आइडेंटिफाई एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। कि हमने बोल तो दिया कि भाई इंटेंसिव वो है कि जो उसके साइज और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पर डिपेंड नहीं करता, और एक्सटेंसिव वो है जो इस पर डिपेंड करता है ना। तो देखिए अगर इंटेंसिव की हम बात करें तो इंटेंसिव क्या है कि जो हमारा सब्सटेंस है, सिस्टम है, उसके इंटरनल प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करता है वो, है ना। और जो एक्सटेंसिव मीन्स जो एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज़ हैं। देखिए मान के चलिए कोई हमारा एक रूम है ना, उसके 2 कंपार्टमेंट हैं। एक कंपार्टमेंट ए है और दूसरा कंपार्टमेंट बी है। अब ए कंपार्टमेंट का टेम्परेचर हमने रखा हुआ है 300 केल्विन, और बी कंपार्टमेंट का टेम्परेचर भी कितना है, 300 केल्विन। और फर्स्ट कंपार्टमेंट में जो गैस हमने ली है दैट इज़ 1 लीटर, और सेकंड कंपार्टमेंट में हमने जो गैस ली है दैट इज़ ऑल्सो 1 लीटर। फर्स्ट कंपार्टमेंट का प्रेशर है 1 atm, सेकंड का भी कितना है, 1 atm। अब हमने क्या किया, इसके बीच में जो ये पार्टीशन था जिससे 2 कंपार्टमेंट बने थे, इसको हमने हटा दिया, ठीक है। जैसे हम पार्टीशन को हटाएंगे तो उसके बाद बताइए इसमें क्या चेंजेस आएंगे। फर्स्ट थिंग, जो इनका टेम्परेचर है क्या वो दोनों का मिलकर के 600 केल्विन हो जाएगा? जी नहीं होगा, वो 600 केल्विन नहीं होगा, है ना। तो वो कितना रहेगा, कितना होगा, दैट विल रिमेन सेम, कितना, 300 केल्विन, है ना। क्योंकि टेम्परेचर जो है वो कैसा है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो एडिटिव नहीं है, उसको हम नहीं ऐड कर सकते इस तरीके से, है ना। सेकंड थिंग, उसके अगर हम प्रेशर को देखें, है ना, प्रेशर यहाँ पर कुछ है और यहाँ कुछ है। अगर हम उन दोनों को क्या करते हैं, फ्री करते हैं, है ना, पार्टीशन हमने हटा दिया, तो प्रेशर कितना रहेगा, वही सेम रहेगा, 1 atm, ठीक है। अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टी उसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम फर्स्ट कंपार्टमेंट में कितना था, 1 लीटर, सेकंड में कितना था, 1 लीटर। जब हम कंपार्टमेंट को हटा देंगे, उनके बीच के सेपरेशन को हटा देंगे, है ना, तो ये दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2 लीटर। ये यहाँ पर मेजर चेंज है, ठीक है। इससे आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंस है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हमारी ऐड नहीं हो सकती, है ना, और जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऐड हो सकती हैं, क्योंकि वो पार्टिकल्स नंबर्स पर, उसके साइज पर डिपेंड करती हैं। तो वॉल्यूम हमारा क्या है, वॉल्यूम इज़ द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, और टेम्परेचर और प्रेशर हमारी कैसी हैं, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमारी बेसिक्स थे थर्मोडायनेमिक्स के। इसको आप एक बार रेफरेंस बुक से भी पढ़िए, इसके नोट्स बनाइए, आगे फिर इसको डिस्कस करेंगे।